नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 9 अप्रैल को चुनाव होंगे और नतीजे जो हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सत्ता में बीजेपी की सरकार है और सीएम हेमंता बिश्व शर्मा के पास अपने दम पर पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस भी उसे सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बागान जाकर तस्वीरें खिंचवाने का मतलब भी साफ है कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि वहां के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के साथ पार्टी पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए असम के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत एक चाय बागान के दौरे के दौरान की और इस दौरान पीएम मोदी ने चाय बागान में काम कर रही महिला कामगारों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी, उनसे बातचीत की, सेल्फी खिंचवाई और असम के चाय के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। वो कल रात डिब्रूगढ़ भी पहुंचे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा करते हुए चाय को असम की आत्मा बताया और कहा कि राज्य की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। अपने इस दौरे को यादगार अनुभव बताते हुए पीएम मोदी ने कामगारों के साथ बातचीत की, जिसमें से कई लोग चाय उद्योग की रीढ़ भी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने चाय उद्योग से जुड़े उनके योगदान की सराहना भी की और अपने एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि हमें चाय बागान के हर एक परिवार की कोशिश पर बहुत ही गर्व है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने असम को मान बढ़ाया है और इस दौरान की तस्वीरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया है और कहा है कि चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद महिलाओं ने अपनी संस्कृति के बारे में बात की और फिर सेल्फी भी ली। असम दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र से एक गिना जाता है। भारत के चाय निर्याता के मामले में असम जो है अहम भूमिका निभाता है और इस उद्योग में लाखों कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट जैसे जिलों के चाय बागानों में काम करने वालों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो असम पहुंचे हुए हैं और ऐसे में चाय के बागान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय की पत्तियां तोड़ी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है
अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि नाटो से खुद को अलग कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसको लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि मैं नाटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ईरान जंग खत्म होने के बाद से इस पर फैसला करूंगा। और एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो और अमेरिका के संबंधों पर समीक्षा की बात भी कही थी। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नाटो कभी पसंद नहीं था, मैं इसे छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं और इस पर ज़्यादा विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ईरान जंग खत्म करने के बाद इस पर फैसला सुनाऊंगा। ट्रंप ने इस दौरान नाटो को कामकाजी शेर बताया है। ट्रंप ने आगे कहा है कि पुतिन भी इस संगठन को शक्ति जानते हैं, इसलिए रूस की इस गंभीरता से नहीं लेता है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिटेन के पास नेवी ही नहीं पुरानी हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिर्फ ऊर्जा बचाने में लगे हुए हैं और उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें अब कोई सलाह नहीं दूंगा, उन्हें जो करना है करें। में ट्रंप ने कहा है कि गंभीरता से मैं इस पर विचार करूंगा। नाटो छोड़ने पर ट्रंप जो है वो विचार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप जो है वो नाटो से अलग हो सकते हैं, यानी कि अमेरिका अलग हो सकता है। महायुद्ध के बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है वो लगातार। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनीता जी। सर, लगातार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। आज 33 या 34 दिन हो गए हैं और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले युद्ध की ही बात करूंगी कि और ये कितना लंबा खींच सकता है। ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में 2 हफ्ते में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन कहीं तक ये समाप्त होते हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए अनीता जी, बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि ये युद्ध चलेगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय इस युद्ध को हो चुका है। लेकिन इस युद्ध में एक चीज देखने को मिली कि जहां तक नाटो का सवाल आता है तो अमेरिका अकेला ही इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। जो नाटो देशों का एक समूह है उसमें वो लोग अमेरिका का साथ देते हुए नजर नहीं आए, बल्कि आप अगर इसे ऐसे समझे कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ थे। कभी उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद किया तो कभी अपने यहाँ से उनको एरोप्लेन वगैरह उड़ाने नहीं दिए। तो इससे कहीं ना कहीं नाराज है अमेरिका, चाहे उसमें फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, स्पेन की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए। तो नाटो और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। ऐसे में अगर नाटो से अमेरिका अलग होता है तो ज्यादा कमजोर कौन हो जाएगा? तमाम देश जो है इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका अनीता जी। इसमें क्या है, जो नाटो की ताकत है, नाटो की ताकत भी अमेरिका ही है। नाटो में जो सबसे पावरफुल देश था वो अमेरिका है और नाटो को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच देने का काम अमेरिका करता रहा। लेकिन अगर अमेरिका और ये नाटो टूट जाता है या अमेरिका अलग हो जाता है तो आप समझिए कि नाटो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और ट्रंप ने ये बात कही भी है कि जो रसिया है या कहिए जो रसिया के राष्ट्रपति हैं मिस्टर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन इसको सीरियसली नहीं लेता है। वो जानता है कि नाटो कंट्री इतने पावरफुल नहीं है, वो नाटो कुछ नहीं बिगाड़ सकता रसिया का। ऐसे में अगर अमेरिका अलग हो जाता है तो वाकई फिर जितने भी ये नाटो कंट्री हैं, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, जर्मनी, स्पेन, किसी की भी आप बात कर लीजिए, ये इतने पावरफुल नहीं रह जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये रसिया के लिए भी अच्छा होगा। जितनी भी जंगें आगे लड़नी है वो अमेरिका अपने दम पर लड़ेगा, अपनी मजबूती से लड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे में नाटो से अलग होने के बाद हालांकि नाटो तो कमजोर हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध के बीच में अभी जो हालात बने हुए हैं, इस समय ट्रंप ने अगर ये फैसला लिया तो कितना नुकसान होगा? देखिए, एक तो अनीता जी आपकी वॉइस ब्लर हो रही है, वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। मैंने लास्ट में ये सुना कि अगर नाटो से अमेरिका अलग हो जाता है तो इससे नाटो का कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अगर अमेरिका नाटो से अलग हो जाता है तो बिल्कुल इससे नाटो कंट्रीज कमजोर पड़ जाएंगे, नाटो जो समूह है वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान के मामले में अमेरिका ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो अमेरिका से आकर के मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है, इससे पता चलता है कि अमेरिका के अपनी जो सैन्य बेस है वो काफी मजबूत है और अमेरिका इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका मजबूत है।
फाइनेंशियली स्थिति अगर देखे तो अमेरिका मजबूत है, आर्मी बेस से देखे तो अमेरिका मजबूत है, एयरफोर्स मामले में देखे तो अमेरिका मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता नाटो कंट्री अलग अलग भी होते हैं तो अमेरिका पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि अमेरिका खुद इतना पावरफुल देश है कि वो खुद वो काम कर सकता है जो अभी तक नाटो के साथ मिलकर के उसको करने पड़ते थे। लेकिन नाटो कमजोर होगा और नाटो के ऊपर जो रशिया का एक खौफ बना रहता था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में ट्रम्प के बयान भी जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर दूंगा, लेकिन युद्ध कहीं भी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शर्तों को लेकर अगर मैं बात करूं तो शर्त जो है, ट्रम्प कह रहे हैं कि बिना शर्त के ही हम युद्ध अब जीत जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में युद्ध जल्द ही खत्म कर देंगे ट्रम्प? देखिए अनीता जी, अगर हम ये बात करें कि ट्रम्प जो कहते हैं कि मैं कभी भी युद्ध खत्म कर सकता हूं, तो ये हकीकत है, ट्रम्प कभी भी युद्ध खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया अमेरिका के, उसके अटैक के रिप्लेस बदले में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम गिराए और युद्ध एकदम से खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका के पास वो हथियार आज भी मौजूद है, क्योंकि जो ईरान का जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस में अमेरिका छाया हुआ है। आपने देखा होगा अमेरिका के प्लेन कहीं भी ईरान के किसी भी क्षेत्र में जाकर वो बम गिरा सकते हैं। तो अगर एक परमाणु बम भी अमेरिका ने कभी भी ईरान के अंदर गिरा दिया तो उसी वक्त ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प ये इशारा ईरान को करते रहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप हथियार डाल दो और हमारी कस्टडी में आ जाओ, अदरवाइज मैं कभी भी परमाणु बम भी गिरा सकता हूं। बिल्कुल, हॉर्मुज स्ट्रेट की भी बात करूंगी मैं सर, कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी लगातार तनाव जो है वो बना हुआ है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका के जहाज नहीं निकलेंगे। हालांकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ जो खबर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तेल के लिए? अनीता जी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे तेल के बारे में आपने बात की है कि क्या अमेरिका तेल के लिए सफर करेगा या, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज जाने हैं। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, वो ब्लर हो रही है, पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं आप। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी वॉइस तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए। आपकी आवाज तो मुझे आती है, लेकिन ऐसी आती है कि हॉल के अंदर आवाज गूंज रही है, मुझे समझ नहीं पड़ रहा, सवाल नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, टीम को मैं बोलती हूँ जरा वो देख ले। सर सुन पा रहे हैं मुझे? अभी आवाज क्लियर है मेरी? अभी थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल मेरा आपसे और है संदीप जी। जी जी। युद्ध तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन ईरान और इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो युद्ध क्या सिर्फ ट्रम्प की तरफ से खत्म किया जाएगा? देखिए, अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध ट्रम्प कभी भी खत्म कर सकते हैं। युद्ध खत्म करने के 2 तरीके होते हैं अनीता जी। एक तो ये तरीका होता है युद्ध को खत्म करने का कि हम युद्ध से पीछे हट जाएं, तो भी ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया है और जिस तरीके से कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारी ईरान के मार गिराए हैं, और अमेरिका के जिस शहर पर चाहते हैं, जिस आर्मी बेस पर चाहते हैं, जिस मिसाइल एरिया में चाहते हैं, वहां पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है। कई बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने ईरान के अमेरिका ध्वस्त कर चुका है, खत्म कर चुका है। ऐसे में अब जो अमेरिका की अगली तैयारी है, अमेरिका ने करीब 2,500 से 3,000 अपने सैनिक जहाजों में भरकर उस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं, जिनको लैंडिंग कराने की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर।
जिस दिन अमेरिका के सैनिक ईरान के अंदर लैंडिंग कर जाएंगे, ईरान की धरती पर पैर रख देंगे, उस दिन से ये युद्ध अलग पोजीशन में चला जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका के ईरान पूरे तरीके से कब्जे में आता चला जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो नजर है वो पूरी तरह से खार्ग महाद्वीप जो है उस पर है। देखिए अनीता जी, अमेरिका की जो नजर है, जिस तरीके से आपने देखा वेनेजुएला में अमेरिका की नजर थी, वहां के तेल और गैस पर थी। अमेरिका की नजर इराक में थी, वहां के गैस और तेल पर थी। अमेरिका की नजर लीबिया में थी, वहां के गैस और तेल पर थी। अमेरिका की नजर सीरिया में थी, वहां के तेल और गैस पर थी। ठीक उसी तरीके से ईरान के अंदर अमेरिका की जो नजर है वो वहां के गैस और तेल पर है। इसके साथ साथ वो ईरान की सत्ता परिवर्तन भी करना चाहता है, किसी अपने व्यक्ति को वो ईरान की सत्ता पर काबिज करना चाहता है, ताकि अमेरिका के हिसाब से ईरान चलने लगे और ईरान पर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अमेरिका का कब्जा हो जाए। ठीक है संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको भी ले लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। गर्मियों के मौसम में पशु आहार की बढ़ती कीमतों के कारण कई राज्यों में जो दूध है उनके दाम बढ़ गए हैं। दूध के खुदरा दामों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। विक्रेताओं के एक संगठन के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। महंगाई की मार अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है। नए वित्तीय साल यानी कि 1 अप्रैल से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इंदौर में दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से दूध जो है अब महंगा हो गया है। दूध विक्रेताओं ने नई दरों का ऐलान कर दिया है। इंदौर में जहां 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पड़ोसी जिले धार की अगर बात करें तो वहां पर 4 रुपए प्रति लीटर तक दूध बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महासंघ के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर भी दूध महंगा हो गया। ऐसे में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और कई शहरों में 2 से 3 रुपए तक की दूध में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हमारे साथ संदीप जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। संदीप जी, युद्ध की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन युद्ध के साथ साथ महंगाई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई लगातार आज जो है वो काफी इजाफा हुआ है महंगाई की। तो आज महंगाई डे भी बोल सकते हैं। देखिए अनीता जी, अगर हम महंगाई की बात करें तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तब से ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे। और जब गैस और तेल की बात करें तो गैस पर 60 रुपए बढ़ गए थे और उसके बाद आपने देखा तेल की बात, तेल पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अभी सरकार ने टैक्स में कुछ कमी भी की थी, हालांकि तेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस चीज का। लेकिन जब से ये खाड़ी युद्ध चल रहा है और जब से चीजें नॉर्मल नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई अपने आप में दौड़ने लगी है। खाली हम दूध की बात करें तो दूध पर रेट बढ़ रहे हैं, बाजार में आप जाकर के देखेंगे फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, किचन के सामान है उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट अगर कभी भी गल्फ कंट्री में कोई लड़ाई होगी या गैस के कुओं पर या तेल के जो कुएं हैं उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका जो महंगाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और वो असर अब दिखाई देने लगा है, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, चाइना की बात करें, पूरी दुनिया में इसका असर अब दिखाई देने लगा है। बिल्कुल। ऐसे में सरकार का तो कहना यह है कि सब कुछ सामान्य है, गैस भी भरपूर मात्रा में है और कहीं महंगाई नहीं हुई है। तो उस बयान को अब किस तरीके से देखें हम क्या, या फिर जनता भी किस नजर से देखे, क्योंकि सरकार तो कह रही है सब कुछ पर्याप्त है। देखिए अनीता जी, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का काम है हमें एक तरीके से हमारे मनोबल को बनाए रखना, लोगों में पेशेंस और हिम्मत बनाए रखना। तो सरकार अपने तरीके से अपनी स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन जहां पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए भारी लाइनें लगी हुई हैं। जहां पर ऑयल मिल रहा है वहां पर आपने देखा कितनी बुरी स्थिति है। हाँ, कुछ जगह आज भी चीजें नॉर्मल बनी हुई है, लेकिन कई जगह जो है स्थिति काबू से बाहर होती चली जा रही है। और देखते हैं अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है तो ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, रूस हो, इनके जहाजों को हम होर्मुज से गुजरने देंगे। अगर ईरान हमारे जहाजों को होर्मुज से गुजरने देगा तो मुझे लगता है हमारे यहाँ समस्या इतनी बड़ी खड़ी नहीं होगी जितनी की उम्मीद की जा रही थी।
बिल्कुल, ऐसे में आज सुबह कमर्शियल जो गैस हैं उसके दाम बढ़े हैं, दोपहर होते होते दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। तो अगर युद्ध नहीं थमा, 1-2 महीने और ऐसा ही चलता रहा तो आम जनता तो काफी परेशान हो जाएगी। देखिए अनीता जी, अगर चीजें नॉर्मल बनी रही तो हम लोग इस ट्रबल से, इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पता नहीं मिसाइल किसके टैंकर पर गिर जाए, मिसाइल किसके जहाज पर गिर जाए। आपने देखा ईरान में अभी हिंदुस्तान आने वाला एक प्लेन था जो एयरपोर्ट पर मौजूद था, उसमें दवाइयां वगैरह थी और उसके ऊपर अमेरिका ने मिसाइल मार दी। ये न्यूज आपने देखी और पढ़ी होगी। तो लड़ाई का जो रंग ढंग होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, कब किसको कितना बड़ा नुकसान हो जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लड़ाई किसी भी देश के लिए दुनिया में ठीक नहीं है, उसमें हिंदुस्तान भी आ जाता है, दूसरे देश भी आ जाते हैं। ये लड़ाई, ये युद्ध जितनी जल्दी रुक जाए उतने लिए आम आदमी के लिए और किसी भी देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि आज महंगाई जो है काफ़ी चरम पर आज है और ऐसे में सुबह से गैस पेट्रोल के दाम बढ़े, इसके साथ ही अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दूध के दाम भी अब बढ़ गए हैं। पशु आहार की बढ़ती कीमतों की वजह से दूध के दामों में इजाफा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दूध के खुदरा दाम जो है 2 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पशु आहार में की जो कीमत है उसको बढ़ाया गया है, जिसके बाद से अब इंदौर में भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर भी दूध के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। तो वहीं आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच बीते मंगलवार यानी कि 31 मार्च को चौथा मुकाबला खेला गया और इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब को 3 विकेट से जीत मिली है। आईपीएल 2025 के रनर्स अप पंजाब किंग्स ने आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज जीतने के साथ किया। हालांकि मैच के दौरान एक गलती के लिए पंजाब के कप्तान जो है श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लग गया। बीसीसीआई ने पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आईपीएल द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर को टाटा आईपीएल 2026 के चौथे मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए फाइन किया गया है, जो महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में खेला गया था। बयान में आगे कहा गया कि ये श्रेयस अय्यर की टीम का आईपीएल कार्ड ऑफ कैंडिडेट का आर्टिकल 2.22 के तहत, जो कि न्यूनतम ओवर रेट जो है अपराधों से संबंधित है, सीजन का पहला उल्लंघन था, इसलिए अय्यर पर 12 लाख रुपए का फाइन लगा है। आईपीएल में श्रेयस अय्यर पर इस साल में ये पहली बार जुर्माना नहीं लगा है। उन्होंने आईपीएल 2025 में भी बीसीसीआई द्वारा स्लो ओवर रेट के लिए सजा मिली थी। वहीं एक बार फिर से बल्कि 2 बार अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लग चुका है और पहली बार में 12 लाख तो दूसरी बार में स्लो ओवर रेट के लिए श्रेयस अय्यर पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। बता दें कि ऋषभ पंत पर भी आईपीएल 2024 में लगातार 3 बार स्लो ओवर रेट की वजह से एक मैच के लिए बैन कर दिया गया था और उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था और उस समय पंत जो थे वो दिल्ली कैपिटल के कप्तान थे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसी दलील दी जिस पर सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि फिजूल की आपत्तियां न उठाएं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि अब तक करीब 47 लाख आपत्तियों को निपटाया जा चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी और हर दिन लगभग 2 लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पत्र में सीजेआई को बताया कि 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अब तक की हुई प्रगति से काफी खुश है। सीजेआई सूर्यकांत ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि सभी आपत्तियां 7 अप्रैल तक सुनी जाएगी।
हम बताएंगे कि सभी आपत्तियों पर 7 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा, इसलिए हमने ये तारीख तय की है। सीजेआई ने आगे कहा है कि हमें आंकड़ों के बारे में सुनकर खुशी हुई है। 47 लाख से अधिक दावों पर आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है और हर दिन औसतन करीब 2 लाख आपत्तियों और दावों को निपटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र मिला है और हमें आंकड़ों के बारे में सुनकर खुशी हुई है। 47 लाख से अधिक दावों पर आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।